नमस्कार भाइयों। पॉलिटी की अगली कड़ी में फंडामेंटल राइट का ये दूसरा क्लास है। कभी क्लास में हम लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी करना जो है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हैवियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दिया जाए। सपोज डैट आपको यदि किसी मामले में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, तो आपको ये साफ साफ इसमें हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर, जब से आपकी गिरफ्तारी हुई है तब से आपको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो उसी के लिए जो है यहीं से हैबियस कॉर्पस बनाया गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट इनके द्वारा किया जा रहा है सर, हमको तुरंत जो है हैबियस कॉर्पस का रिलीफ प्रदान किया जाए। तो वहाँ पर तुरंत कोर्ट निर्देशित करेगी और हैबियस कॉर्पस का आपको रिलीफ प्रदान करेगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। आपको बता दें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई विचारधारा नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में यह विचारधारा स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर लाई गई और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए गए थे और 8 फंडामेंटल ड्यूटी उस समय लाए गए थे। बाद में फिर धीरे धीरे संशोधन करके वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में आया था। केशवानंद भारती केस में ना सिर्फ मौलिक अधिकारों में संसद हर जगह संशोधन कर सकती है, इसको पूरा संशोधन करने का यथेष्ट पावर है। लेकिन केशवानंद भारती सर केस में ये भी कहा गया था, 1973 में आया था, कि यदि संसद कोई भी कानून बनाती है तो हम चाहे जहाँ पर भी हो हम उसका रिव्यू कर सकेंगे और उसको अगर गलत पाया जाता है तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कॉन्सेप्ट वहाँ से आया था कि यदि हैरेसमेंट होता है तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना डिसीजन उपलब्ध कर। जैसे कि आपको पता होगा कि 99वें संविधान संशोधन में आपको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में ऐसी क्रियाकलाप हो रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठा करके रद्द कर दिया था। यहाँ पर अगला देखिए, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव देह व्यापार और वधु मजदूरी जो है ये अनुच्छेद जो है 23 के तहत ये चीज़ बताई गई है। फिर यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है उपाधियों की निषेध, उपाधियों का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया, लेकिन शैक्षिक उपाधियाँ जो है अभी भी चल रही हैं। धार्मिक मामलों में प्रबंध करना अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है कि धार्मिक मामलों में आप जो है प्रबंध कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक मामलों में प्रबंध करके अपना काम कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा और संरक्षण अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हित और भाषाओं का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद देखिए संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। तो केशवानंद भारतीवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये केशवानंद भारतीवाद जानते हैं क्यों आया था? आया इसलिए था कि केशवानंद नाम के एक संत थे, उनकी ज़मीन सरकार ने कब्जा कर लिया था। तो उस समय संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट था। तो उसी समय वो फिर कोर्ट में गए थे और कहा कि संपत्ति मौलिक अधिकारों को संसद जो है संशोधित नहीं कर सकती है। तो वहीं से डिसीजन निकल करके सामने आया था कि ना सिर्फ संसद मौलिक अधिकारों जबकि संविधान के किसी विभाग में संसद जो है संशोधन कर सकती है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत कहाँ से लाए? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार था। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तो संविधान के 40वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है संपत्ति को मूल अधिकार से लोप कर दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति को फंडामेंटल राइट से पृथक कर दिया गया। तो ये चीज़ उभर करके सामने आई, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक और विधिक तथा कानूनी अधिकार है। तो आर्टिकल 300A में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है तो समान आवास का अधिकार।
तो समान आवास का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। आपको जैसे कि अब किसी बड़े आदमी को आवास को बड़ा बनवाए तो आपको भी बनवा करके दे दे, ये नहीं करेगा। हाँ, आपको लाइफ जीने के लिए जो है वो चीज़ें मुहैया करवा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वर्तमान में सबसे प्रतिष्ठित आवास योजना है, और हर घर जल की व्यवस्था हो गई हो। तो जो जितने भी सोशल वेलफेयर के ये आ रहे हैं तो डीपीएसपी से लेकर के आते हैं, और ये जो है समान आवास का अधिकार नहीं देता, लेकिन आवास आपको उपलब्ध कराएंगे। भारतीय संविधान में समता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है वो है 14 से 18। ठीक है, तो विधि की समझ समता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है क्या? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार आपको 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए के तहत जो है सूचना का अधिकार दे दिया गया है। इसी को वाक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, क्योंकि आप जब बोलेंगे नहीं, तो आपको जब नॉलेज नहीं होगा तो आप बोलेंगे नहीं, जब आप बोलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपको सूचना का अधिकार डिस्टर्बेंस होगा, इसी कारण। ठीक है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि की समान संरक्षण का अधिकार। तो विधियों के समान जो है संरक्षण का अधिकार, विधि के समान जो है संरक्षण हो, ये सभी को व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है। मतलब विधि के सामने सभी को समता का अधिकार है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ टैक्स लगाया जाएगा या आरोपित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो भारतीयों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो वो कहाँ बचेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी तो आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार को। आवास आपको मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट है, इसीलिए सरकार ने जो है अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं। लेकिन अब समान आवास हो ये नहीं है कि कोई 5 तल्ले की बिल्डिंग हो तो आपको 5 तल्ले की बिल्डिंग दी जाए। आवास का अधिकार आपको है। और विदेश यात्रा करने का अधिकार, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में मेनका गांधी को जब बाहर जाने से रोका गया था तो उसी में विदेश यात्रा के अधिकार भर करके सामने आया था। फिर देखिए, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गीत अभी हाल ही में कुछ जगहों पर स्कूल वगैरह में जो है जो मुस्लिम युवा थे वो राष्ट्रीय गीत नहीं गाना चाहते थे, तो वो कोर्ट गए, तो वहाँ सर के डिसीजन निकल के सामने आया सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा कि वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ठीक है, तो कोई विधिक उपबंध नहीं है कि आप राष्ट्रगीत गाइए, ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं बना है, इसलिए आप उसमें हस्तक्षेप न करें तो ठीक है, ये चीज़ कहा गया है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो विदेशी नागरिक नहीं बोल सकते हैं। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो संविधान में बड़े बड़े निराकरण है इसमें विदेशियों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 14 से 16 तक के, अनुच्छेद 14 से लेकर के विधि की समझ समता का अधिकार में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि समाजवाद के शब्द की यहीं से विचारधारा उभर करके सामने आती है। ठीक है, उसके बाद लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में लोक नियोजन के लिए भारत के सभी नागरिकों को प्रत्याभूतित किया गया है कि इसमें कुछ न कुछ आरक्षण इनको प्रदान किया जाए। फिर भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं और जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, इन्हीं को अल्पसंख्यक माना जाता है, ये भारतीय संविधान कहता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों और शिशुओं को शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, इसको देना चाहिए। 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को मौलिक शिक्षा फंडामेंटल है, उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए प्राइमरी और मिडिल की व्यवस्था की गई है।
1 से 5 और 6 से 8। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। उसके बाद यदि राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाए जाने का प्रावधान ऐसा ही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास की अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब होता है जरूरी है। तो सही ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार जो है वो आपातकाल में भी नहीं हटा सकता। आपातकाल आपको पता होगा कि 352, 356 और 360। इंटरनल एक्सटर्नल आपातकाल, इंटरनल आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसियों को। तो पारसी हिंदू नहीं है। आर्टिकल 25 में प्रयुक्त अनुच्छेद में हिंदू शब्द दिए गए में पारसी नहीं है। ठीक है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ का हकदार हो जाता है। वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ठीक है। अपना व्यक्तिगत शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और समुदाय या संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने जो 15 पॉइंट कार्यक्रम है, इसको मैं कभी और लेकर के आऊँगा और 15 पॉइंट के कार्यक्रम को आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो उस लाभ को वो प्राप्त कर सकता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है। अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि यदि कोई अपराध में अभियुक्त है तो वह स्वयं अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशमन से संरक्षण प्रदान है। मतलब अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक सजा गलती के लिए आप 2 सजाएं नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि राजीव गांधी पे एक नलिनी करके कोई थी, वो जो है उन्होंने बम जो है उठाकर मानव बम के रूप में आई थी, उसमें 4-5 लोग मतलब फंसे हुए थे। तो उनको पहले से 20 साल तक उनको जेल में डाला गया। उसके बाद फिर उनको फांसी दी गई। तो बाद में राष्ट्रपति जी ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि वो पहले 20 साल तक सज़ा काट चुकी थी। अब उनको फांसी, अब दोहरा दंड हो जाएगा, इसीलिए अभी तक वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं लेकिन उनको फांसी नहीं हुआ है। ठीक है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया तो अनुच्छेद 21 में। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि सभी पर लागू होगी, अनुच्छेद 21 में बताया गया। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है। तो अनुच्छेद 22 में कोई व्यक्ति जो है बंदी बनाया गया तो उसकी रक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। मतलब अरविंद केजरीवाल को बिना मुकदमा चलाए या हमें आपको बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक हम लोगों को बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था तो 1976 में बधुआ मजदूरी अधिनियम जो है पारित हुआ था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध है। तो भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जो है निषिद्ध कर दिया गया था। और यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद विषय में भी जो 26 रहा होगा, 24 या 26, तो 24 था। अनुच्छेद 24 में कारखानों में आदमी बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। तो अनुच्छेद 24 का ये हवाला दे करके और कुछ चार्टर्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हैं उसको हवाला दे करके इन्होंने कहा कि जो है वो काम नहीं कर सकते हैं कारखानों आदि में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है। तो ये शायद हो चुका था। ठीक है। नीचे आइए, यहाँ पर देखिए पूर्ति कीजिए। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार जब तक नहीं होंगे आपके पास तो आपका कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा और आप बिना परछाई की तरह जो होकर रहकर हो जाएंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है।
उसके बाद ही हमारा अगला टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको लाया गया था, मूल संविधान में नहीं थे। नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट था। ये DPSP है, भाग 4 में इसका उल्लेख है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये 44वें संविधान संशोधन में आया था। तो अभी भाग 4 चल रहा है DPSP। तो कल हम DPSP देखेंगे जो 36 से 51 तक अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, इसकी सारी चीज़ों को कल हम देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।